Assalamualaikum viewers, I hope you all are safe and sound. In today's video, I will again discuss about PEPRA rules, latest amendments 2021, and this is the last lecture. I will start from section number 38 that talks about the acceptance of bids. Guys, finally what happens, हम लोग फाइनल जो भी लॉन्ग प्रोसेस यूज़ करें आफ्टर दैट वी एक्सेप्ट अ बिड. ठीक है कि फाइनली हमें ये बिड पसंद आई है, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं. सो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट? तो दे आर टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स. वन इज़ मोस्ट एडवांटेजेस बिड, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मोस्ट एडवांटेजेस बिड कौन सी होती है. एंड द सेकेंड इज़ कि वट एवर जो बिडर है, ठीक है, हमारा वो जो भी ऑफर्स दे रहा है वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में ना हो. ठीक है, यानी हमारी जो भी लॉज हैं, दूसरे पॉलिसीज़ हैं, उसके अगेंस्ट ना जा रहा हो. हमारी बहुत सारी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसीज़ होती हैं, या कोई अनदर पॉलिसीज़ हैं हमारे, या कोई एक्ट्स हैं, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट ना जाए, यानी इन कॉन्फ्लिक्ट में ना हो, तो हम उसे सेलेक्ट करते हैं. द बिडर विद द मोस्ट एडवांटेजेस बिड if not in conflict with any other law, rules, regulations or policies of federal government shall be awarded the contract within original or extended period of bid validity. Now what happens, acceptance of bid कब होगी? Within that original validity period जो हमने डिस्कस किया, वट एवर इट्स मे बी 15 और 20 days, और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ बिड वैलिडिटी, यानी जो हमारी पीरियड एक्सटेंड हुआ था, हमने पढ़ा था कि बिड वैलिडिटी में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपनी बिड वैलिडिटी के पीरियड को एक्सटेंड करें, एंड विद इन दैट वैलिडिटी पीरियड हमारी जो भी एक्सेप्टेंस होती है ना बिड्स की, वो उसी में हो रही होती है. नाउ द बिड डिस्काउंट जो है वो ओमिट किया गया है. सेक्शन 38 दैट टॉक्स अबाउट सिंगल रिस्पॉन्सिव बिड इन गुड्स, सर्विसेज एंड वर्क्स. गाइज वी नो दैट फाइनली एट द एंड व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, एक ही बिड को रिस्पॉन्स करते हैं. फाइनली वी सेलेक्ट दम, और एक रिस्पॉन्सिव बिड होती है हमारी. तो इन वट एवर कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसकी बेसिस पे हम एक ही सिंगल बिड को सेलेक्ट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वट एवर द बिडर इज़, ही और शी मीट्स द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया. हमारा कोई इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया बनाया था, उसके हिसाब से हो. ठीक है, उसके अलावा इंश्योर्स कंप्लाइंस ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्रेस इन एडवर्टीजमेंट और बिड सॉलिसिटेशन डॉक्यूमेंट्स. उसके अलावा कोई भी कंप्लाइंस के अलग से हमारे रूल्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हमने एडवर्टीजमेंट में बताई थी या हमारे डॉक्यूमेंट्स में बताई थी, तो वो सारों पे वो जो है क्या करें, इंश्योर करें कि वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं. उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट में ना हो किसी भी प्रोविज़न ऑफ द ऑर्डिनेंस. हमारा ये जो ऑर्डिनेंस है पैपरा का 2002 का, उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ ना, नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, उसके अगेंस्ट कोई पॉइंट आपका ना जा रहा हो. कन्फर्म टू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन. ऑब्वियसली हम लोग हमेशा दो चीज़ों की बात करते हैं, वन इज़ टेक्निकल एंड सेकेंड फाइनेंशियल. सो टेक्निकली वो कंफर्म हो, यानी वट एवर द स्किल्स आर रिक्वायर्ड, हम लोग रिक्वायर कर रहे हैं वो उनको फुलफ़िल कर रहे हो. और फाइनेंशियल कंफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रेट रीजनेबिलिटी, यानी फाइनेंशियली भी रीज़नेबल हो. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट जब भी हम फाइनेंशियल की बात करते हैं तो ऐसा ना हो कि टू मच चीप हो, बहुत ज़्यादा कोई लो प्राइस हो, और ना ही बहुत ज़्यादा हाई हो, इतनी रीज़नेबल हो विद इन दैट हम क्या कर सकें, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल सके. प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट अनसॉलिसिटेड प्रपोजल. In case of pre-qualification proceeding, single bid shall be not be entertained. अच्छा, दो केसेस हैं जिनमें हम लोग सिंगल बिड को एक्सेप्ट नहीं करते. एक है अनसॉलिसिटेड, ओके, एंड द सेकंड वन इज़ प्री क्वालिफिकेशन. ठीक है, आपको याद होगा हमने पढ़ा था दैट इन प्री क्वालिफिकेशन हम लोग कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं कि ये लोग जिनकी ये क्वालिफिकेशन है, ये स्किल है, ये एक्सपीरियंस है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं. सो जो उस क्वालिफ़िकेशन पे उतरते हैं वो अप्लाई करते हैं, लेकिन वो एक नहीं होता, बहुत सारे हो सकते हैं. देयर मस्ट बी मल्टीपल बिडर्स. ठीक है, तो इसीलिए हम सिंगल रिस्पॉन्सिव नहीं बोलते. ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है. टू सिचुएशंस कौन सी होती हैं, एक अनसॉलिसिटेड प्रपोजल और दूसरा हमारा प्री क्वालिफ़िकेशन. प्रोक्योरिंग एजेंसी का आगे लिखा है कि जब भी डिसीजन लेगी तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुली एनालाइज करेगी हर चीज़ को, कि जो भी वो डिसीजन ले रही है, वट एवर बिडर जिसे सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं, उसकी जो भी है हमारे क्या कहते हैं गुड्स ऑफर कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल भी हैं या नहीं, उस एफिशिएंसी पूरी है या नहीं, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं. वैल्यू फॉर मनी भी हम पढ़ चुके हैं कि हम जो भी पैसा दे रहे हैं हमें उसे रिटर्न में वैल्यू मिल रही है, यानी क्वालिटी के हिसाब से
रिलायबिलिटी के हिसाब से, डिलीवरी टाइम भी हमारा मतलब ठीक टाइम पे हमें मिल रही है, तो उसे हम वैल्यू फॉर मनी कहते हैं। तो यही चीज़ है कि जब भी एक सिंगल बिट सेलेक्ट होगी, हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी और जनरल प्रिंसिपल्स को देखना होगा। अच्छा गाइस, ये भी वैसे आई डोंट थिंक सो कि आएगा, पर चलो फिर भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि जो न्यू SRO नंबर 834 आया है वो 2021 डेटेड 28 जून 2021 में आया था। कब आया था? 28 जून 2021 में। ठीक है, हमारा एक नया SRO आया था जिसके हिसाब से ये जो हमने चेंजेस किए हैं वो इन्हीं SRO नंबर के हिसाब से की गई हैं। नाउ द सेक्शन नंबर 39 दैट इज़ परफॉर्मेंस गारंटी. Where needed and clearly expressed in bidding documents, a procuring agency shall require the successful bidder to furnish a performance guarantee which shall not exceed 10% of the contract amount. अब guys, ऐसा होता है कि जब भी हमारे बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर ये लिखा होता है कि हम फाइनली जिस बिडर को सेलेक्ट करेंगे ही मस्ट हैव टू गिव अ सर्टेन अमाउंट एज अ गारंटी कि वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। समटाइम्स एक नॉन सीरियस बिडर्स भी होते हैं एंड दे नॉट परफॉर्म वेल, जब वो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता है तो हमें एक गारंटी चाहिए होती है कि भाई इतना पैसा हमारे पास रखवाओ ताकि हमें कंफर्म हो कि भाई तुम आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करोगे। सो दैट इज़ 10% से ज़्यादा हम नहीं रख सकते। जो भी कॉन्ट्रैक्ट का हमारा अमाउंट हो 10,000 है वटर जो भी है उसका हम 10% अमाउंट एज अ गारंटी रखवाते हैं। नॉट नेसेसरी बट इफ़ इट इज़ प्रेजेंट और मैंशन इन अ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। नाउ लेटर ऑफ क्रेडिट गाइस, ये भी एक न्यू अमेंडमेंट हुई है लेटर ऑफ क्रेडिट की। लेटर ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट हमारा आता ही तब है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल अफेयर्स। जब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा होता है उसमें हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ होता है, इन विच वी हैव द इम्पोर्टर बैंक एंड एक्सपोर्टर बैंक। दोनों की बैंक्स होती हैं। इम्पोर्टर बैंक क्या करती है, अमाउंट पे करती है, एक्सपोर्टर बैंक उससे ले रही है। ठीक है, तो अब एक्सपोर्टर बैंक जो होती है उसको श्योरिटी मिल जाती है कि भाई हमें पेमेंट मिल जाएगी, पर हमारे परचेज़र ने ना भी पे किया तो बैंक उसकी जगह में वो पेमेंट कर देगी। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो भी इम्पोर्टर की बैंक होती है उसको ये श्योरिटी मिलती है कि जो हमें गुड्स दे रहा है वो क्वालिटी वाइज हैं या नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे प्रोक्योरिंग एजेंसी हमारा इम्पोर्टर है, ठीक है, जो गुड्स ले रहा है। ठीक है, उसके अलावा हमारा बिडर जो है वो क्या है, हमारा सेलर। ठीक है, यानी जो सेल कर रहा है बेसिकली, या जो एक्सपोर्ट कर रहा है जैसे हम कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ होता है। एंड सेकेंड थिंग इज़ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनको टर्म्स ये भी यूज़ होती हैं। दीज आर बेसिकली सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिटवीन द सेलर एंड बायर। ठीक है, तो ये दो चीज़ों की प्रोक्योरिंग एजेंसी क्या करती है, इसका प्रोविज़न रखती है। इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो बैंक की जो हमारी प्रोक्योरिंग एजेंसी के बैंक है उसको ये श्योरिटी होती है कि प्रोक्योरमेंट रिस्क रिड्यूस हो रहा है। प्रोक्योरमेंट रिस्क रिड्यूस होता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कि भाई क्वालिटी हमें पूरी मिल रही है एंड डिलीवरी मैकेनिज्म अच्छा है, यानी प्रॉपर टाइम पे वट जो भी अमाउंट वट गुड्स थे वो हमें डिलीवर हो गए। नाउ बिडर्स बैंक जो है उसको क्या श्योरिटी मिलती है कि भाई हमें पेमेंट मिल जाएगी। ठीक, और ये लेटर ऑफ क्रेडिट एंड इनको टर्म्स यूज़ होते हैं जब भी हम शिपमेंट्स की बात करते हैं या कस्टम क्लियरेंस, यानी कोई चीज़ हमने इंपोर्ट की तो हम पे कस्टम ड्यूटी लगती है, तो ये चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड होती हैं। वेयर रिक्वायर्ड द प्रोक्योरिंग एजेंसी में इनकॉर्पोरेट द प्रोविजन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट एंड इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनको टर्म्स इन सच प्रोसेसेस वेयर शिपमेंट्स एंड कस्टम क्लियरेंस आर इन्वॉल्व एंड वेयर प्रोक्योरिंग एजेंसी बैंक mitigate procurement risk in terms of quality assurance and delivery mechanism and bidders bank in terms of its payment. Now that's section number 40 that talks about the limitations on negotiations. Negotiations होती है टू पार्टीज़ के बीच में जो भी बातचीत हुई, किसी टर्म्स को आपने मॉडिफाई किया, कम या ज़्यादा किया, तो वो नेगोशिएशन में आता है। तो यहाँ हमारा बात की गई है कि नेगोशिएशन पे किन चीज़ों पे लिमिटेशन रखी गई है और कौन सी चीज़ों पे नेगोशिएशन अलाउ है। सो लेट्स स्टडी इट। विदाउट changing the cost and scope of work or services, the procuring agency may negotiate with a successful bidder on methodology, work plan, staffing, special conditions of a contract. Now किस चीज़ पे लिमिटेशन है, कॉस्ट और स्कोप ऑफ वर्क, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, या बट इट्स ऑप्शन कि अगर समहाउ आपको लग रहा है कि कोई मेथोडोलॉजी में चेंजेस लानी है, ठीक है, या हमारा प्लान जो था वर्क का उसमें थोड़ी सी चेंजेस ला गई, मॉडिफिकेशन की, स्टाफिंग में मॉडिफिकेशन हुई, या कोई स्पेशल और कंडीशन है, तो इट इज़ अलाउड कि हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स
move towards the section number 41 that talks about confidentiality. अब यहाँ ये बात की गई है कि procuring agency को anyhow कॉन्फिडेंशियल मैटर रखना होता है, तब तक जो भी हमारी टेक्निकल या फाइनेंशियल इवैल्यूएशन हुई तब तक नहीं, बस किसी को बतानी जब तक इवैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं आती। हमने पहले ही पढ़ा था कि पहले कुछ दिन हमें दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ टाइम काफ़ी दिनों के बाद हमारी इवैल्यूएशन रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट से पहले हम पब्लिक को कभी भी नहीं बताएंगे कि हमने किसको अवॉर्ड किया है कॉन्ट्रैक्ट। The procuring agency shall keeping all information regarding technical and financial evaluation confidential as the case may be until the time of announcement of respective evaluation report in accordance with requirement of Rule 35. So कब तक हमने इसको confidential रखा? जब तक evaluation report की announcement नहीं होती। Now the alternative methods of procurement. We have already studied that there is most common method, that is open competitive bidding method, but there are certain other alternative methods. So इस lecture में इस चीज़ में हम mainly focus करेंगे on alternative methods that we can use in place of open competitive bidding. Number one is petty purchases. Petty purchases से पता चल रहा है what petty means a small thing, यानी कोई small purchases हो रही है। तो यहाँ पे हमारे तीन मेन पॉइंट्स एक ये होते हैं कि पहले तो पैटी परचेजेस के लिए वी हैव सिंगल कोटेशन। कोटेशन होता है एक ही बंदे के पास डायरेक्ट गए, हमने उसी से उसकी सेलिंग प्राइस पूछी, वो होती है कोटेशन। यानी हम कोई बोलियाँ नहीं लगवा रहे हैं, कोई इन्विटेशन नहीं दे रहे, नो एनी एडवर्टिजमेंट, डायरेक्टली हमने एक ही बंदे से कांटेक्ट किया, उसकी उससे कोटेशन यानी सेलिंग प्राइस मांगी। और ये क्यों करते हैं? जब हमारी फाइनेंशियल लिमिट होती है जस्ट 100,000 पाकिस्तानी रुपीज़, यानी इट्स वेरी स्मॉल, 1 लाख तक कोई हमारी जो भी परचेजेज़ हो रही हैं, सो इट्स सफिशेंट कि हम पैटी परचेजेज़ ही यूज़ करें। उसके अलावा इसमें यह है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो भी प्रोविज़न होता है वो होता है लोकल परचेज ऑर्डर की बेस पे। सो दिस इज़ पैटी परचेजेस। उसके बाद है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस, ये सेकंड है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस, यानी हम कोटेशंस मांग रहे हैं, इस वर्ड से पता चल रहा है रिक्वेस्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कोटेशंस के लिए। हम लोग कोई भी एडवर्टिजमेंट नहीं कर रहे, कोई बोली नहीं मांग रहे किसी से, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोटेशन यानी सेलिंग प्राइस। लेट्स रीड इट। Where the value of procurement is more than 100 rupees Pakistani rupees but not exceed 500 Pakistani rupees, the procuring agency may engage in procurement through the request for 3 quotations from GST registered firms, original equipment manufacturers or the authorized dealers without resorting to bidding. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पैटी परचेजेस में पढ़ा था दैट परचेजेस 1 लाख तक हैं तो हम पैटी परचेजेस यूज करेंगे। नाउ अबव 1 लाख और मिनिमम इसका मैक्सिमम पॉइंट है 5 लाख। फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में अगर जो परचेजेस हो रही हैं इट इज़ सफिशेंट टू यूज़ कोटेशंस। ना इसका सेकंड पॉइंट ये है कि हाउ मेनी कोटेशंस मिनिमम होनी चाहिए, 3। हम किसी भी 3 लोगों से कोटेशंस मांग सकते हैं। और उसके अलावा इसमें ये बात की गई है कि किन किन से हम ले सकते हैं। एक तो GST रजिस्टर्ड फर्म, दैट इज़ गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। उसके अलावा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो ओरिजिनली इसको मैन्युफैक्चर करें, या कोई उसका ऑथराइज डीलर्स है मैन्युफैक्चरर्स का। आगे ये है कि प्रोक्योरमेंट का स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हो, मिनिमम 3 कोटेशंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और फाइनली इसमें एक और बात याद रखने वाली है कि प्रोक्योरमेंट जो भी हम ये कर रहे हैं इसमें हम किस चीज़ को कंसीडर करते हैं, लोवेस्ट प्राइस। क्योंकि यहाँ हम ऑलरेडी 3, 4, 5 कोटेशंस मांग रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पता होता है कि जो भी हमें ये कोटेशंस दे रहे हैं इन सबके पास क्वालिटी प्रोडक्ट है, पर हमें प्रेफरेंस किसको देनी होती है, लोवेस्ट प्राइस। इनमें से जिसकी लोवेस्ट होगी हम उसको सेलेक्ट करते हैं। Provided the procuring agency convinced of the inadequacy of financial limit prescribed for request for quotations undertaking their respective operations may approach federal government for enhancement. For suppose if procuring agency think that 5 lakh से above limit हमें चाहिए होगी, तो they can do so only जब वो federal government से request करेंगे। Now the third one is direct contracting. From this word we can, it is very obvious कि हम direct किसी को contract दे रहे हैं, we are not involved in any kind of bid or we are not asking for quotations. यहाँ पे हमारे कौन से पॉइंट्स हैं, प्रोक्योरमेंट कंसर्निंग द एक्विजिशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स और सप्लीमेंट्री सर्विसेज फ्रॉम ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर और सप्लायर provided the same are not available from alternative sources. The first point is कि हम या तो कोई स्पेयर पार्ट्स या सप्लीमेंट्री सर्विसेज मंगवा रहे हैं ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से,
ठीक है, यानी वी हैव नो एनी अल्टरनेटिव ऑप्शन, हमारा एक ही ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है तो हम उसको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। द सेकेंड, ओनली वन मैन्युफैक्चरर ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट फॉर रिक्वायर्ड प्रोक्योरमेंट, अगेन वही एक ही मैन्युफैक्चरर हो तो ज़ाहिर ही बात हम उसी से मांगेंगे, हम किसी और के पास तो नहीं जा सकते। The third, where change of supplier would oblige the procuring agency to acquire material having different technical specifications or characteristics and would result in incompatibility or disproportionate technical difficulties in operations and maintenance. The third point is कि अगर हमने किसी और प्रोक्योरिंग एजेंसी को जो है दे दिया कॉन्ट्रैक्ट तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है, और हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, टेक्निकल डिफ़िकल्टी। सो दैट्स वाई इट्स फीसिबल कि हम भाई एक ही हमारा जो मैन्युफैक्चरर उसी से ही लें, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिव अगर हमने किसी और को दिया तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में इश्यूज़ आ जाएंगे। नाउ द रिपीट ऑर्डर्स नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ ओरिजिनल प्रोक्योरमेंट, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। रिपीट ऑर्डर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेम कमोडिटी हम किसी सेम ही हमारे बिडर से या किसी ले रहे हैं, दैट इज़ रिपीट ऑर्डर्स। सो इट शुड नॉट बी एक्सीड 15%, यानी आपने जो प्रोक्योरमेंट पहले की थी 5 लाख 6 लाख उसका 15% अगेन रिपीट ऑर्डर में यूज़ कर रहे हो तो वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाएगा। उसके बाद इन केस ऑफ एक्सट्रीम एमरजेंसी, यहाँ पे लिखा है कि कोई इमरजेंसी आ गई है तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग होगी। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स और इन सर्विसेज एंड वर्क इज़ फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी एजेंसी और बॉडी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इट्स बिहाफ, कोई प्राइस फिक्स की गई है गुड्स की, गाइस यू नो कि एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर फिक्स है, सपोज़ कि एक ये प्रोडक्ट है मोबाइल फ़ोन पर्टिकुलर, इसकी 50,000 है, ये अब चेंज ही नहीं होगी, किसी भी सप्लायर के पास जाओ प्राइस तो सेम होगी, तो बिडिंग किस तरह की होगी, हमें पता है सबके पास एक ही जैसी है तो हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके अलावा हम परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फ्रॉम लोकल मैन्युफैक्चरर्स, व्हीकल्स वगैरह नॉर्मली जो ले रहे होते हैं मैन्युफैक्चर से या उसके ऑथराइज एजेंट से, क्योंकि प्राइस सेम ही होती है, ठीक है। नाउ द डी दैट इज़ नेगोशिएटेड टेंडरिंग। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, लेट्स स्टडी। इसमें हमारे पास बेसिक 3 चीज़ें ये याद रखनी होगी। नेगोशिएटेड टेंडरिंग इन्वॉल्व 3 बेसिक थिंग्स। 1, द वर्क जिसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, वट एवर दैट इंक्लूड्स द रिसर्च, कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट और द डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए यूज़र है। उसके अलावा टेक्निकल और आर्टिस्टिक रीज़न या फिर एक्सक्लूसिव राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कोई हम आर्टिस्टिक रीज़न के लिए, अब आर्टिस्टिक रीज़न आप यू नो दैट आर्ट्स में बहुत ज़्यादा मेहनत इन्वॉल्व होती है, ठीक है, वो हर किसी की बात नहीं है, ठीक है, हम स्पेसिफिक किसी आर्ट की बात कर रहे हैं तो हम उसी बंदे से भाई लेंगे ना जो कुछ लोग उसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमें पता है ये तो एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट इस बंदे ने प्रिपेयर, इसने ही बनाया था, इसके पास इसका पेटेंट है, राइट है, तो हम उसी बंदे से लेंगे। और इसके अलावा एक्सट्रीम एमरजेंसी, ठीक है, ये 3 सिचुएशंस, लेट्स रीड दैम। The supplies involved are manufactured purely for the purpose of supporting a specific piece of research or an experiment, a study, or a particular development. Second, for technical or artistic reasons, or for reasons connected with protection of exclusive rights and intellectual property, the supplies may be manufactured or delivered only by particular supplier. For reasons of extreme urgency brought about by event unforeseeable by procuring agency, the time limits let down for open and limited bidding method cannot be met. Invoked to justify extreme urgency must not be attributable to procuring agency. अगेन वट एवर इफ़ इज़ अ केस ऑफ एमरजेंसी या जो भी डेवलपमेंट का, तो आपको क्या करना है, अगेन रीज़न बताना पड़ता है राइटिंग में कि वाई यू आर यूजिंग नेगोशिएटेड टेंडरिंग। ओके, नाउ कम्स टू द फोर्स अकाउंट। फोर्स अकाउंट वर्ड से पता चले कि फोर्सफुली एक चीज़ हो रही है, फोर्स अकाउंट। अ प्रोक्योरिंग एजेंसी मे यूज़ फोर्स अकाउंट इफ़ द वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट डज नॉट एक्सीड 200 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़, दैट्स इक्वल्स टू 20 करोड़, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। अच्छा, फोर्स अकाउंट हम तकरीबन कितनी उसकी लिमिट दी गई है, 200 मिलियन पाकिस्तानी रुपी से ज़्यादा ना हो तो हम फोर्स अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। अब ये किन सिचुएशंस में होता है, व्हेन द वर्क इज़ वेरी स्मॉल, या तो कोई छोटा सा टास्क है, ठीक है, या फिर काफ़ी दूर लोकेटेड है, ठीक है, अगर हम किसी स्पेसिफिक क्वालिफाइड कंस्ट्रक्शन फर्म को वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो वो हमारे लिए महंगा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो भी हम चाह रहे हैं कि वर्क हो वो
ऑनगोइंग ऑपरेशंस को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। यानी बिडिंग वगैरह जब हम लोग करते हैं तो गाइस यू नो दैट कि बिडिंग का एक बहुत लंबा सा प्रोसीजर है, तो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में भी थोड़ा फ़र्क आ जाता है, हमारा ध्यान इसी चीज़ पे होता है, एडवर्टिजमेंट करनी है, ये बिडिंग डॉक्यूमेंट्स वट बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़। तो हम चाहते हैं कि जब डिस्टर्ब ना हो हमारा काम, ऑनगोइंग ऑपरेशन चलता रहे, तो उस टाइम पे हम फोर्स अकाउंट यूज़ करते हैं। Third is urgent repairs, rehabilitation, remodeling work of national heritage requiring prompt attention to prevent further damage। अच्छा, ये एमसीक्यू इसमें आ सकता है। एक तो हमने कहा स्मॉल वर्क, दूसरा रिमोट एरिया पे है, तीसरा हमने पढ़ा ऑनगोइंग ऑपरेशंस। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट ये कि हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है। नेशनल हेरिटेज मींस फॉर सपोज मोइंजोदाड़ो एक नेशनल हेरिटेज है हमारा, अगर वो उसकी मतलब जो है हालत ख़राब हो रही है, ठीक है, तो हम उसको बनाने के लिए, उस डैमेज को ठीक करने के लिए हम कर रहे हैं, तो हम प्रेफर करते हैं फोर्स अकाउंट। Again, there are three more conditions. One, avoidable risk is better borne by state-owned entity than of contractor। यानी जो भी हमारा रिस्क है वो उसको अच्छे से जो है मिटिगेट कौन कर सकता है, हमारी स्टेट ओन एंटिटी, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकता। अच्छा, फोर्स अकाउंट हम लोग देते किसे हैं, हमारी अपनी पब्लिक कंपनीज़ को, हमारे पब्लिक ओन स्टेट्स, हमारी जो भी हैं एंटिटीज़, ठीक है। ये हमसे किस में आता है, प्राइवेट को हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दे रहे, हम अपनी ही पब्लिक एंटिटीज़ को दे रहे हैं, तो उसके भी यहाँ रीज़न दिए गए हैं। उसके लिए एक्सट्रीम इमरजेंसी, अगेन अर्जेंसी आ जाती है तो हमें ये चीज़ें, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया या हमारा नेगोशिएटेड टेंडरिंग हो गया, या ये हमारा फोर्स अकाउंट है, हम यूज़ कर सकते हैं। द प्रोजेक्ट इज़ ऑफ सेंसिटिव नेचर, कोई सेंसिटिव नेचर का काम है, ठीक है, हम प्राइवेट सेक्टर से नहीं डिस्कस कर सकते, उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, अदरवाइज इट मे क्रिएट अ इशू फॉर अस, आवर प्राइवेसी। तो इसीलिए हमें क्या करते हैं, हम लोग अपने ही पब्लिक की जो भी हमारी कंपनीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर, उन्हीं को देते हैं, बाहर किसी को नहीं देते। Provided that state-owned entity engaged for procurement will accomplish the task exclusively through its own resources without involving private sector, the partner or in a form of joint venture or a subcontractor। यहाँ one condition दी गई है that yes we select the state-owned entity but in one condition कि वो completely अपने resources को use करें। ऐसा नहीं कि private sector को बोल दिया कि भाई आप लोग भी हमारे पार्टनर बन के काम करो, नो। जब कम्प्लीटली वो अपनी रिसोर्सेज यूज़ करेगी देन वी कंसिडर द फोर्स अकाउंट, अदरवाइज नहीं। Provided further that there are more than one eligible state-owned entities having such resources to perform that particular assignment, limited competition shall be held against them through soliciting the proposal following any mode of requiring inquiry, providing reasonable response time without requirement of publication of open advertisement। Guys, यहाँ बताया गया for suppose if वन कंपनी स्टेट ऑन एंटिटी जो भी है एलिजिबल नहीं, उससे ज़्यादा है, दैन व्हाट वी विल डू, हम एक लिमिटेड कंपटीशन रख सकते हैं एंड दैट हम लोग उनसे प्रपोजल्स मंगवा सकते हैं, बट वी कैन नॉट एडवर्टाइज इट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट नहीं होगी। हम डायरेक्टली जो भी एंटिटीज़ हमें दो चार अच्छे लग रही हैं, हम उनसे उनके प्रपोजल्स देंगे, एक लिमिटेड कंपटीशन होगा। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग विद स्टेट ओन्ड एंटिटीज़, अच्छा यहाँ ये तकरीबन सेम है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग हमने फोर्स अकाउंट में भी यही कहा है कि हम डायरेक्टली स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ के ही पास जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो फोर्स अकाउंट होता है उसमें नॉन कंसल्टेंसी का वर्क होता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग विद स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ है, यहाँ पे फोकस किया गया है ऑन कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें तकरीबन सेम है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी जब भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है अपनी स्टेट ओन एंटिटीज़ के साथ तो वो कर सकती है, ठीक है, जहाँ पे हमें कंसल्टेंसी का वर्क हो या कोई सर्विसेज का काम हो। लेकिन किन सिचुएशन में, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन और द बॉडी टू बी इंगेज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग शैल बी एलिजिबल टू परफॉर्म द वर्क और रेंडर द सर्विस, जब जो भी हम जिसे सेलेक्ट कर रहे हैं बॉडी, वो हमारा टास्क जो है परफॉर्म कर सके, वो एलिजिबल हो। सेकेंड, द ऑर्गेनाइजेशन or the body shall accomplish the work or services including consultancy services exclusively through its own resources without involving private sector as a partner or in the form of joint venture or as a subcontractor। अब यहाँ यही बात है जो हमने ऊपर पढ़ी कि अगेन हमारी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को जब सेलेक्ट करते हैं तो उनको अपनी पर्सनल रिसोर्सेज यूज़ करनी होती हैं, प्राइवेट सेक्टर से हेल्प नहीं लेनी होती कि भाई आप हमारे पार्टनर बनो या जॉइंट वेंचर क्रिएट करते हैं और हम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं, नो, नॉट एट ऑल। इसके बाद एक और केस बताया हुआ इसका,
In case there are more than one organization or bodies eligible to perform the work or render the service, a procuring agency should hold competition among them through limited tendering without any advertisement, however, giving reasonable time for submission of the application or proposals. Again, ये बात है कि if there is more than one organization, what we will do, we will hold a certain limited competition among them. बट ये पॉइंट रिमेंबर करने का दैट वी नॉट डू एनी एडवर्टिजमेंट, क्योंकि एडवर्टिजमेंट होती है फॉर पब्लिक. सो हम एडवर्टिजमेंट नहीं करें, एक लिमिटेड कंपटीशन रख रहे हैं, तो यही सिचुएशन हो जाएगी. इसके अलावा procuring agency shall devise a mechanism for determining price reasonability to ensure the price offered by state owned entries are reasonable for award of contract. और ऑब्वियसली कोई ऐसा मैकेनिज्म भी उनको आइडेंटिफाई करना होगा जिसके थ्रू वो प्राइस को देख सकते हैं कि भाई कौन सी प्राइस रीज़नेबल है. बिकॉज अगर 2 से 4 एंटिटीज़ हैं तो ज़ाहिर बात है हर किसी की ऑफ़र अलग होगी, तो वहाँ पे हमें एक डिफरेंट क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा प्राइस का. सो दैट्स इट. ये थे हमारे 6 अल्टरनेटिव मेथड्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 43 ऑन अकाउंट पेमेंट्स. अब वंस जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया फुलफिल, नाउ पेमेंट हमें जो करनी है हमारे सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो कब तक करनी होती है, विच शैल नॉट बी एक्सीड 30 डेज. 30 डेज जब के अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हुआ तो हमें पेमेंट करनी है. ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल मेक अ प्रॉम्प्ट पेमेंट टू सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स अगेन देयर इनवॉइसेस और रनिंग बिल्स, जो भी उन्होंने हमें बिल प्रोवाइड किए थे, ठीक है, विद इन अ गिवन कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच शैल नॉट एक्सीड 30 डेज. 30 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता, या इट माइट बी लेस दैन 30 डेज. Okay, now the section number 44, that is entry into force of a procurement contract. Guys, once we selected हमारा evaluation report बनी, award हुआ contract, now the main point is enter into force of a contract. Contract में हम काम कब start करेंगे, फाइनली हम बोलेंगे कि ये contract में enter हो गया, तो उसको हम किन कंडीशंस में बोलते हैं कि हाँ भाई ये एंटर हो गया, फाइनली अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो इसकी 2 कंडीशंस हैं. एक, वन सिचुएशन जहाँ पे फॉर्मल सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, तो उस वक्त हम ये कब कंसीडर करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में हमारा प्रोक्योरमेंट एजेंसी एंटर हुई है. तो उसमें 2 सिचुएशंस है. वन, द नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिड, यानी प्रोक्योरिंग एजेंसी एक नोटिस भेजेगी बिडर को कि भाई आपकी बिड एक्सेप्ट हो गई, या परचेज ऑर्डर हैव बीन गिवन टू बिडर, या परचेज ऑर्डर दिया. 2 चीज़ें, नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस, उसके अलावा परचेज ऑर्डर जब उसको दिया गया तो दैट मीन्स कि भाई वो एंटर हो गया कॉन्ट्रैक्ट में. और दूसरी सिचुएशन है वेयर द प्रोक्योरिंग एजेंसी रिक्वायर्स साइनिंग ऑफ अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ डेट ऑन विच सिग्नेचर्स ऑफ बोथ प्रोक्योरिंग एजेंसीज एंड द सक्सेसफुल बिडर आर फिक्स्ड टू द रिटन कॉन्ट्रैक्ट. Such a fixing of signature shall take place within a reasonable time. Now the second point is दैट के जब हमारी रिटन कॉन्ट्रैक्ट और सिग्नेचर ज़रूरी हैं, ठीक है, पहली में ज़रूरी नहीं थी. नाउ दूसरा है कि ऐसी कंडीशन जिसमें हमने यहाँ लिखा था कि सिग्नेचर्स दोनों पार्टीज़ की होंगी तो ही हम कहेंगे कि ये बंदा एंटर हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में. सो इन दैट सिचुएशन जिस दिन दोनों की सिग्नेचर्स हो जाएंगी वी विल कंसीडर कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया है. Provided that where the coming into force of contract is contingent upon fulfillment of certain conditions, the contract shall effect from date whereon such fulfillment takes place. आखिर में एक और कंडीशन दी गई है कि फॉर सपोज कहीं पे हमें ये लिखा हुआ था कि कुछ कंडीशंस को पूरा करने के बाद हम कंसीडर करेंगे कि ये एंटर हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, तो फाइनली हम तब बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, फोर्स हुआ है, जब उसने वो काम कर लिया, फुलफिल कर ली उन कंडीशंस को. Now the section 45, that is closing of contract. Finally contract हमने perform किया. The point is कि close कब consider करेंगे, तो इसके 2 points हैं. One is except for defect liability. अगर हम defect liability consider ना करें तो हम कब कहते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फाइनली ख़त्म हो गया. सो देयर आर 2 सिचुएशंस, जब हमें डिलीवरी सर्टिफिकेट मिला और टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट. डिलीवरी सर्टिफिकेट कब मिलता है, जब भाई कोई हमें, हमारा जो भी बिडर है, ठीक है, उसने गुड्स डिलीवर कर दिए तो हम उसको डिलीवरी सर्टिफिकेट देंगे. टेकिंग ओवर होता है जब हमारी प्रोक्योरिंग एजेंसी खुद लेने चली गई, तो उसको जब ये सर्टिफिकेट मिला. तो अब ये कब मिलता है सर्टिफिकेट, डिलीवरी या टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट, विच शैल बी इशूड विद इन 30 डेज ऑफ फाइनल टेकिंग ओवर और रिसीविंग द डिलीवरी और कंप्लीशन ऑफ वर्क, enabling the supplier contractor to submit final bid and the auditor to do substantial audit. अब
हमने ये पढ़ लिया कि कितने डेज, 30 डेज़ के अंदर अंदर जब उसको डिलीवरी सर्टिफिकेट मिला था या टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट मिला था, उसके 30 दिन के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मतलब इसका बेसिक मकसद है 30 डेज़ के अंदर डिलीवरी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। यानी कंप्लीशन हो गई थी सपोज़ 30 दिसंबर को, ठीक है। अब विद इन 1 मंथ हमारा जो पूरा जनवरी का मिल रहा है उसके मतलब 30 जन तक उसको एटलीस्ट हमें डिलीवरी सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद एक दूसरी केस है, इसमें है डिफेक्ट लायबिलिटी। डिफेक्ट लायबिलिटी इज़ दैट के सपोज़ आपने कॉन्ट्रैक्ट तो फुल ख़त्म कर लिया, आपने काम ख़त्म कर लिया, लेकिन उसके बाद हमारी अक्सर गारंटी मिलती है ना कहीं पे कि भाई स्प्लिट हमने ख़रीद ली, लेकिन हमें ये होता है कि भाई 5 साल तक या 5 महीने 6 महीने तक इसमें कोई भी डिफेक्ट हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कॉल कर सकते हो एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, हम उसको बना के दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। So that is defect liability. Same in the case of public procurement. Any contractor if guaranteed you that yes for 6 or 1 year कोई भी इसमें डिफेक्ट होगा that I will be responsible, मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट तब क्लोज होता है विद इन 30 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। अब डिफेक्ट लायबिलिटी 1 साल की थी तो 1 साल ख़त्म हुआ, उसके 1 महीने के अंदर अंदर क्या हम कहेंगे कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, और वो कब ख़त्म होगा ज़ाहिर बात है हमें डिफेक्ट लायबिलिटी का भी सर्टिफिकेट देना होगा। अब ये कह रहे हैं एक्सेप्ट फॉर अनसेटल्ड क्लेम्स। अब ऐसे क्लेम्स जहाँ पे ऑब्वियसली कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो गई, भाई बिडर कोई और बात कर रहा है यानी कॉन्ट्रैक्टर अब वो कॉन्ट्रैक्टर बन गया है, खैर तो प्रोक्योरिंग एजेंसी और उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई, झगड़ा हो गया, तो वो आर्बिट्रेशन से सॉल्व होगा। और उस टाइम पे हमें कितना टाइम दिया गया है, लेट्स डिस्कस 60 डेज, यस नॉट एक्सीड 60 डेज। जब हमारी लड़ाई हुई अनसेटल क्लेम उस सिचुएशन में 60 डेज़ के अंदर अंदर हम कहेंगे कि यार क्लोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड ऑफ प्रोक्योरिंग प्रोसीडिंग्स। रिकॉर्ड हमें कितने टाइम तक मेंटेन करना है, सो हमारा यहाँ पे एक ही चीज़ याद करने की है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी हैज़ टू मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। जो भी उसने प्रोक्योरमेंट की 5 ईयर्स तक एटलीस्ट मेंटेन करना पड़ता है। Now comes to the point of section number 47, public access and transparency. As soon as contract has been awarded, the procuring agency shall make all documents related to valuation of bid and the award of contract public. हमें हमेशा जो है whatever procurements की गई हैं वो हमें पब्लिक को एक्सेस करने देते हैं, ठीक है। यानी पब्लिक को हम बता देते हैं, डिस्क्लोज़ कर देते हैं, लेकिन हमने जैसे पहले पढ़ा था तब तक नहीं करते जब तक इवैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं आती। तो ठीक है, जैसे इवैल्यूएशन रिपोर्ट आई, हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, अब हमें एनी हाउ पब्लिक को इन्फॉर्म करना होता है, डिस्क्लोज़ करना होता है कि इस बंदे को हमने सेलेक्ट किया, इस बंदे को रिजेक्ट किया, क्यों किया, सारी वो डिटेल, ओके। Provided that where the disclosure of any information related to award of a contract is of proprietary nature, यहाँ कंडीशन दी गई है कि सपोज़ हम ऐसी सिचुएशन में पब्लिक को नहीं बताएंगे जहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रोप्राइटरी नेचर का हो। प्रोप्राइटरी हम बोलते हैं ना, एक ही बंदा मैन्युफैक्चरर है, उसके पास इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं या इस तरह की कोई सिचुएशन, उसमें हम उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्क्लोज नहीं करते। और where the procuring agency is convinced that such closure shall be against the public interest, ठीक है। यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन जिसकी वजह से जो हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जैसे हमने एक दफ़ा पढ़ा था डिफेंस का कि डिफेंस से रिलेटेड कोई हम ऐसी चीज़ें जो है ख़रीद रहे हैं तो हम पब्लिक को नहीं बताते क्योंकि वो सेफ़ नहीं होता। तो ये 2 सिचुएशंस हो गई। Now the redressal of grievances and settlement of disputes. Redressal यानी हम उसको कैसे एड्रेस करते हैं, whatever the grievance हुआ, जो भी अनहैप्पी था, मतलब सेटल मतलब ऐसा है कि हमारे जो भी बिडर्स होते हैं वो समटाइम्स एग्री नहीं करते किसी बात से, सेटिस्फाई नहीं होते, या ये समझते हैं कि इवैल्यूएशन सही नहीं हुई, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ही हमारे प्रोक्योरिंग एजेंसी ने मसला कर दिया है। तो अनहैप्पी जो हमारा बिडर होगा तो वो ज़ाहिर बात है कंप्लेंट्स करेगा, तो उनको एड्रेस कैसे किया जाता है इसमें वो बताया गया है। सो सबसे है 48 सेक्शन, उसमें नंबर 1 पॉइंट है प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल कंस्टिट्यूट अ कमिटी comprising of odd numbers of person with necessary powers and authorization to address the complaints of bidders that may occur prior to contract into force of a procurement contract. अब प्रोक्योरिंग एजेंसी, अब किस सिचुएशन में ये याद रखिए, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो उससे पहले,
ठीक है। फोर्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी को भी नहीं मिला उससे पहले अगर किसी को कोई भी कंप्लेन है किसी भी बिडर को, तो हमारी प्रोक्योरिंग एजेंसी एक ऑड नंबर की कमेटी बनाती है। ठीक है, ऑड नंबर लाइक इट मे बी 3, 5, 7, इवन नंबर नहीं होगी, ऑड नंबर होगी। ठीक है, उसकी कमेटी बनाएगी एंड दैट कमेटी को हम लोग बेसिकली GRC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, और उसका पूरा फॉर्म है ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी, जो इन चीज़ों को हैंडल करेगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है, इट इज़ क्लियर। Now the second, any party may file its written complaint against the eligibility parameters, evaluation criteria, or any other terms and conditions prescribed in bidding documents if found contrary to the provisions of procurement regulatory documents, if found contrary to the provisions of procurement regulatory framework, and the same shall be addressed by grievance redressal committee well before the proposal submission deadline. नाउ सेकेंड पॉइंट है कि सबमिशन की डेडलाइन, हमने बताया था कि प्रपोजल सबमिशंस की डेडलाइन सेट की जाती है। सो ये कंप्लेन हो रही है बिफोर सबमिशन ऑफ प्रपोजल्स, ये पॉइंट याद रखना है। जब बिफोर हो रही है सबमिशन, लास्ट डेट जो हमारी सबमिशन की थी उससे पहले कोई हमारा बिडर है कंप्लेन लॉन्च कर रहा है, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड होगी? टू थिंग्स मोस्ट कॉमनली, वन इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि भाई एलिजिबिलिटी आपने सही नहीं लिखी। फॉर सपोज किसी आर्किटेक्चर का काम है, ठीक है, प्रोजेक्ट का काम हो रहा है, तो वहाँ पे आपने आर्किटेक्चर्स, चलो सिविल वाले भी ठीक हैं, आर्किटेक्चर वाले भी ठीक है, यहाँ पे किसी इररेलेवेंट आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया कि सपोज़ मेडिकल वाले भी अलाउ, मेडिकल वाले जो एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर सपोज़ कह रही हूँ, तो फिर क्या है कि एक बिडर कंप्लेन कर सकता है कि भाई ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही गलत है, प्रोजेक्ट वर्क हैं, मैप्स बनाए, इस तरह की चीज़ें तो हमारे आर्किटेक्चर या सिविल वाले कर सकते हैं ना, मेडिकल का स्टूडेंट तो नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में वो कंप्लेन करता है। ठीक है, अब उसका थर्ड पॉइंट क्या है? एनी बिडर फीलिंग एग्रीवेटेड बाय एन एक्ट ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसी आफ्टर सबमिशन ऑफ बिड। पहले हमने पढ़ा था सबमिशन से पहले, अब हम पढ़ रहे हैं सबमिशन के बाद, यानी सबमिशन की लास्ट डेट ख़त्म हो गई, अब बिडर को लग रहा है कि कोई चीज़ सही नहीं की गई, तो वो कंप्लेन कर सकता है। अब वो किस तरह कर सकता है? विद इन 7 days ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट एंड 5 days आफ्टर इशुएंस ऑफ फाइनल इवैल्यूएशन रिपोर्ट। अब ये पॉइंट्स याद करने वाले हैं, दे माइट बी कम इन MCQs इन सीनियर ऑडिटर टेस्ट, कि कितने डेज़ में हमारी टेक्निकल एवेल्यूएशन रिपोर्ट जैसे ना आई उसके 7 दिन के अंदर अंदर हम टेक्निकल एवेल्यूएशन से रिलेटेड जो भी कंप्लेन है उसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर फाइनल एवेल्यूएशन में हमें कोई कंप्लेन है तो विद इन 5 days ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनल एवेल्यूएशन रिपोर्ट the complaint is filed against technical evaluation report, the GRC shall suspend the proceedings, procurement proceedings। अब कह रहे हैं कि फॉर सपोज अगर टेक्निकल इवैल्यूएशन की रिपोर्ट के लिए कंप्लेन आई है तो भाई GRC के पास इतना पावर है कि वो प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर दे, सस्पेंड कर दे। ठीक है, उसके अलावा इफ़ द कंप्लेन इज़ फाइल्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ फाइनल इवैल्यूएशन रिपोर्ट then complaint cannot raise any objection on technical valuation of the report। अब कह रहे हैं कि अगर फाइनल वैल्यूएशन रिपोर्ट आ गई, नाउ यू हैव नो राइट टू आस्क और क्रिएट ऑब्जेक्शन ऑन टेक्निकल वैल्यूएशन, क्योंकि टेक्निकल वैल्यूएशन के लिए आपको टाइम मिला था 7 days, लेकिन अपने 7 days में नहीं कि आपका कसूर है, अब आप फाइनल वैल्यूएशन में टेक्निकल को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्ट इन दैट सिचुएशन जिसमें सिंगल स्टेज सिंगल इन्वेंटअप है, ठीक है, उसमें तो हमें पता है कि दोनों साथ खुलते हैं, फाइनेंशियल भी टेक्निकल भी, तो उस टाइम पे तो दोनों साथ वैलिड होंगे, तो उस टाइम पे हम टेक्निकल प्रपोजल की कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है GRC शैल इन्वेस्टिगेट अपॉन कंप्लेन विद इन 10 days। अब वो हमारी वैल्यूएशन की जो भी है हमारी GRC है वो इन्वेस्टिगेट करेगी उस बिडर की कंप्लेन को कितने डेज़ में? विद इन 10 days। नाउ इसका लास्ट पॉइंट यही है कि अगर बिडर सेटिस्फाई नहीं हुआ, ग्रेवियंस हमारी जो भी रेड्रेसल कमेटी है उसकी जो भी उसने डिसीजन लिया उससे सेटिस्फाई नहीं है, देन दे विल कॉन्टैक्ट अथॉरिटी, जो पेपरा अथॉरिटी है, और कितने दिन में उनको उनसे कॉन्टैक्ट करना होगा? विद इन 30 days of communication of decision subject to depositing prescribed fee and in accordance with the procedure issued by authority। यानी prescribed fees भी देनी होगी और विद इन 30 days अथॉरिटी को कंप्लेन करनी होगी कि भाई मैं सेटिस्फाई नहीं उसके डिसीजन से, मुझे अथॉरिटी का डिसीजन चाहिए।
उसके बाद है सेक्शन 49 दैट टॉक्स अबाउट आर्बिट्रेशन। हमने पहले की सारी बातें कर ली। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नाउ अब कॉन्ट्रैक्टर है और प्रोक्योरिंग एजेंसी है, उन दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, दैट विल बी सॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन। और प्रोक्योरिंग एजेंसी एक मेथड भी बताएगी कि कौन सा मेथड है आर्बिट्रेशन का जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है मिस प्रोक्योरमेंट। एनी अनऑथोराइज ब्रीच ऑफ दीज रूल्स शैल अमाउंट टू मिस प्रोक्योरमेंट। कोई भी हमने ऑथोराइज नहीं, अनऑथोराइज ब्रीच किया है, रूल्स के खिलाफ गए हैं, तो that would be misprocurement. उसके बाद overriding effect, the provisions of these rules shall have not withstanding any of the contrary contained in any other rules concern public procurement. उसके बाद 52 section जो है shall be omitted. So that's it. I hope आप लोग को ये लेक्चर बिल्कुल समझ आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।